हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स का और जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा था न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने क्वांटमीकरण और कूलॉम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हल कर चुके हैं। आज उससे आगे हम हल करेंगे क्वांटमीकरण के ऊपर आधारित अन्य न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप प्रश्न को ढंग से समझिए। क्या आपको दिया गया है, क्या आपको ज्ञात करवाया जा रहा है। जो ज्ञात करवाया जा रहा है उसका जो फॉर्मूला है या उसकी जो परिभाषा है, उसमें जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता है वो सभी राशियां आपको दी गई हैं अथवा नहीं। या प्रश्न का तरीका थोड़ा चेंज किया गया है, तो उसके अनुसार आप प्रश्न को हल कीजिए। तो अब देखते हैं कि यदि किसी पिंड में 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलॉम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि यदि कोई दो वस्तु हैं और एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार आवेश का जो छोटे से छोटे मान का स्थानांतरण होता है वह इलेक्ट्रॉन का ही होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु पर आवेश होने का तात्पर्य है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि या इलेक्ट्रॉनों की कमी। यदि धनावेश उसके ऊपर है तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, और यदि ऋणावेश है तो इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं। देखो यह दिया गया है कि 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, स्थानांतरण। तो अब इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो यह है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होंगे तो इतने इलेक्ट्रॉनों के कारण उस वस्तु के ऊपर आवेश प्राप्त होगा। तो या तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर जो आवेश बना है उस आवेश की मात्रा ज्ञात कर लें, या हम यह कर सकते हैं कि 1 कूलॉम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उनकी संख्या ज्ञात कर लें। क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में समय लग रहा है 1 सेकंड, तो 1 कूलॉम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो हमने इससे पहले वाले भाग में देखा था कि किसी वस्तु पर यदि 1 कूलॉम आवेश होता है तो 1 कूलॉम आवेश जब होगा तो उस वस्तु से स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कैलकुलेट की थी और वह हमारे को मिली थी 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार 1 कूलॉम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जब आवेश की मात्रा 1 कूलॉम होगी तो 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और वह हमने ज्ञात किया था Q बराबर NE के फॉर्मूले से, जहाँ Q का मान 1 कूलॉम और E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलॉम। तो यहाँ से हमने N का मान ज्ञात किया था और N का मान हो गया था Q बटा E। वैल्यू जब हमने यहाँ पर रखी थी तो यहाँ पर हमारे पास में है 1 कूलॉम बटा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। जब इसको हमने हल किया था तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आई थी 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी जब किसी वस्तु पर 1 कूलॉम आवेश होगा तो उससे स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए हमारा प्रश्न इलेक्ट्रॉनों के रूप में कन्वर्ट हो चुका है कि जब 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं उस समय लग रहा है कितना, 1 सेकंड। अब कितने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए समय पूछ रहे हैं, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे अब छोटी कक्षा के अनुसार चौकी वाले तरीके से। तो अब देखते हैं। चूँकि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय प्रश्न में दिया गया है 1 सेकंड। तो अब यदि 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो यहाँ पर लैंग्वेज आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय। जब ज़्यादा की वैल्यू दी गई हो और हमें 1 की वैल्यू ज्ञात करनी हो तब हम वहाँ पर भाग करते हैं, और यदि 1 की वैल्यू दे रखी है और ज़्यादा की वैल्यू पूछी जाती है तो वहाँ पर हम गुणा करते हैं। तो 1 की वैल्यू पूछी है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा 10 की पावर 9 सेकंड।
तो अब हमारे पास इसलिए 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय। एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में समय इतना लग रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा वो हम लिख लेंगे। T बराबर 1/10 की पावर 9 गुणा 6.25 गुणा 10 की पावर 18। मतलब साधारण सा प्रश्न हो गया कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 10 पेनों का मूल्य कितना होगा, तो 5 को कितने से गुणा कर देंगे, 10 से। एक वाली वैल्यू को ज़्यादा वाली वैल्यू से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास उसका मान आ जाता है। अब तो आपको इसको हल ही करना है, तो T बराबर आ जाएगा 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18 गुणा 10 की पावर -9। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा T बराबर 6.25 गुणा 10 की पावर 9, और यह मान प्राप्त हो रहा है हमें किस में, सेकंड में। यदि इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं, वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे के अंदर आपके पास में होता है 60 मिनट, एक मिनट में होता है 60 सेकंड। तो अब हमारे पास सेकंड को कन्वर्ट करेंगे वर्ष में, तो उन सभी का इसमें क्या लग जाएगा, भाग। देखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.25 गुणा 10 की पावर 9 अपॉन एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकंड। और अब इस पूरे को हम हल कर लेते हैं, तो हल करने पर हमारे पास में मान आ जाता है 198 यानी 198 वर्ष। और लगभग इसको हम माने तो हमारे पास में आ जाता है लगभग 200 वर्ष। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब 1 कूलाम आवेश का स्थानांतरण होगा, तो 1 कूलाम का मतलब है 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, तो उनका स्थानांतरण होने के लिए 200 वर्ष लग जाएंगे लगभग। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 कूलाम जो है वह आवेश की बहुत बड़ी मात्रा है। इस कारण से ही आवेश के माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि कूलाम अपने व्यवहार में एक बड़ा मात्रक होता है। तो 1 कूलाम का स्थानांतरण होने में लगभग 200 वर्ष लग जाते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 कि एक कप जल में कितने धन या ऋण आवेश होते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 1 कप जल भरा हुआ है, तो उस जल में जो अणु हैं उनके ऊपर टोटल कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि 1 कप में जो जल की मात्रा होती है वह लगभग 250 ग्राम होती है। तो हमने मान लिया कि कप में जो जल है उसकी मात्रा है 250 ग्राम। अब जल का जो सूत्र होता है वह होता है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इनका अणुभार हो गया हमारे पास में कितना, 18 ग्राम। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 तो इस प्रकार से 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जब द्रव्यमान होता है तो 18 ग्राम में 1 मोल मात्रा होती है। 18 ग्राम में 1 मोल मात्रा होती है। तो अब हम यह लिख सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है। तो हमारे पास 1 मोल में जल के अणुओं की जो संख्या होती है आवोगाद्रो संख्या के बराबर, और उसकी वैल्यू होती है 6.023 गुणा 10 की पावर 23, जिसको दर्शाते हैं Na के द्वारा। तो 18 ग्राम में टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, Na के बराबर। तब हमारे पास में मात्रा कितनी है, 250 ग्राम। वैल्यू कितने की मिली, 18 ग्राम की। 18 ग्राम में इतने अणु हैं, तो 250 में कितने अणु होंगे। और एक अणु की हम बात करें तो जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, दूसरे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक अणु में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज परिमाण में क्या होंगे, समान। यह बात की हमने एक अणु की, तो हमारे पास 1 कप में तो पता नहीं कितने अणु होंगे। तो एक अणु के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉनों का चार्ज है, तो टोटल अणुओं के ऊपर कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है।
तो अब हम पहले तो यह ज्ञात करें कि एक कप जल में टोटल अणु कितने होंगे। एक का तो हमें पता चल गया, एक अणु का आवेश हो गया Q बराबर NE के सूत्र से, यानी Q बराबर 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो टोटल अणु की संख्या वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो अब हमारे को दे रखा है 18 ग्राम में अणु की संख्या कितनी है, Na के बराबर, तो 250 में कितनी होगी। तो यहाँ पर पहले से हल किया हुआ है, आप समझ लीजिए कि चूँकि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या है 1 मोल के बराबर, यानी 6.023 गुणा 10 की पावर 23, तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 18 भाग में चला जाएगा 6.023 गुणा 10 की पावर 23 बटा 18। तो अब हमें निकालना है 250 ग्राम जल या 1 कप जल में अणु की संख्या। तो एक का मान हमें पता चल गया, यह वाला, तो 250 का पूछा है, तो 250 को क्या कर देंगे, गुणा, जो कि इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने देखा था। तो इस प्रकार से अब हमें यह पता चल गया कि 1 कप में कुल अणुओं की संख्या इतनी होगी। इसको हल कर लेंगे तो वह आ जाएगी हमारे पास 1 कप में कुल जल के अणुओं की संख्या। तो हमारे को चाहिए क्या था, एक अणु का आवेश हमारे को पता है 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 एक का, उस मान को यदि इस पूरी संख्याओं से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल मान आ जाएगा। कुल अणुओं की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र आप यह भी लगा सकते हो, n बटा Na यानी कुल अणुओं की संख्या, अवोगाद्रो संख्या बराबर m उसका द्रव्यमान और m बराबर हो गया उसका अणुभार। तो n बराबर हो जाएगा m बटा m गुणा Na, m बराबर हमारे को दे रखा था 250, m निकला उसका 18 और Na का मान ये है। तो यही फॉर्मूला यहाँ से भी आ रहा है, n बटा Na m बटा m से भी निकाल सकते हैं। आगे, अब चूंकि जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन व 1 ऑक्सीजन होता है, जो कि अभी आपको बताया, अतः एक जल के अणु में 10 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः कुल धनावेश व कुल ऋणावेश परिमाण में समान होता है, यानी 10 प्रोटॉन का लीजिए चाहे 10 इलेक्ट्रॉन का, यह पॉजिटिव होगा और यह नेगेटिव, लेकिन मान समान होगा क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। प्रकृति अलग होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। इसलिए आवेश के क्वांटमीकरण से जल के एक अणु पर, एक की बात की हमने, धन या ऋणावेश बताया था आपको, Q डैश बराबर Ne। n क्या है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q डैश बराबर क्या आ गया, 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यह मान हमारे को मिल रहा है एक जल के अणु का। और कुल जल के अणु कितने निकाले हमने, कैपिटल N के बराबर। तो इस कैपिटल N को Q डैश से गुणा कर देंगे तो हमारे पास पूरे 1 कप में पॉजिटिव और नेगेटिव की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए 1 कप जल के अंदर अणुओं की संख्या n है, तब n अणुओं में धन या ऋण आवेश, तो Q बराबर n Q डैश, एक का मान और टोटल संख्या। एक की वैल्यू हमारे पास में है 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और टोटल संख्या है 6.023 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 250 बटा 18। इस पूरे को अगर हम हल कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनली Q बराबर आ जाएगा 1.34 गुणा 10 की पावर 7 कूलाम। तो इसका मतलब 1 कप जल में कुल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मात्रा कितनी होगी, 1.34 गुणा 10 की पावर 7 कूलाम हो जाएगी। तो यह हमने बिल्कुल सरल और आसान तरीके से हल किया। आप इस पूरे को ऐसे कैसे नोट कर सकते हो, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमने देखे क्वांटमीकरण के ऊपर आधारित 2 न्यूमेरिकल, जो कि आपके NCERT की बुक में दिए हुए भी हैं। नेक्स्ट हम इससे आगे वाले भाग में हल करेंगे नेक्स्ट का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड।